मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस के पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प है और आपकी नॉलेज, एग्जामिनेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी के हों या कॉम्पिटिटिव हों, उनमें ये मैं समझता हूँ आपके काफ़ी काम आएगा। और इससे बढ़कर, इन सबसे बढ़कर जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसके जो टेस्ट मैं आपको दूंगा वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं और ख़ुद ही अपनी कॉपी चेक भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वोटिंग बिहेवियर की या मतदान व्यवहार की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस पर सवाल आते हैं और यूँ समझिए कि ये एक ओपन एंडेड किस्म का टॉपिक है। इसमें आपके पास भी काफ़ी फ्रीशिप होती है अपने अनुभव, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को इसमें जोड़ने की, बांधने की। तो पहले जैसे नाम से स्पष्ट है, हम इसकी परिभाषा पर जाएं। मतदान व्यवहार वो कारक जो मतदान के व्यवहार पर असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। अब याद रखिए, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, उसके बाद फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसके बाद प्रीवियस के पेपर थर्ड में पढ़ा है, इतनी बार आप पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ सवाल पूछने का हक मुझे बनता है। ये मानता हुआ कि इसके जवाब आपको आते होंगे। डेविड ईस्टन को आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ईस्टन ने व्यवहारवाद दिया 1949 में। उससे पहले आप आर्थर बेंटली पे जा सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। बीच में भी कई ऐसे काम हुए जिसमें कि ह्यूमन बिहेवियर को जोड़ा गया अलग अलग क्षेत्रों में। ईस्टर्न फॉर्मल रूप से इसको 1949 में पॉलिटिकल साइंस में ले आए, जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की फाइनल मीटिंग में उन्होंने इसकी घोषणा की। यहाँ एक चीज़ देखने लायक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, व्यवहार का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा नहीं है। मूलतः यह साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का हिस्सा है। और मनोविज्ञान का अध्ययन करना, मन का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन सरल भी है, बशर्ते आपकी जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है वो सटीक हो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाला जो कारक है विभिन्न, वो कौन से हैं? कुछ पूर्वाग्रह आप लेके चलिए, असम्पशंस को आप कहते हैं। पहली बात, भारत में लोकतंत्र है। दूसरी बात, लोकतंत्र में प्राथमिक कर्तव्य मतदान है, क्योंकि इसी के द्वारा जनप्रतिनिधि सरकार अस्तित्व में आएगी, चाहे वो उपचुनाव हों या वो लोकसभा के निर्वाचन हो या विधानसभाओं के हों या उपचुनाव हों, कैसे भी चुनाव हो। लोकतंत्र देश में है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शासन करने का हक तभी मिलेगा जब वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगी। ठीक, आपने भी नोट किया होगा इस चीज़ को। अभी पिछले कुछ दिनों से जब कोरोना की जो सेकंड वेव है अचानक बढ़ी है, तो लोगों ने जी भर के सोचना शुरू किया है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर इस पर एक्शन भी लिए, अपनी रैलियां रोकी, उससे पहले हुई भी। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित नहीं किए, क्योंकि संविधान के प्रावधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। चुनाव केवल अत्यंत आपातकालीन स्थितियों में ही रुकेंगे, 352 या 356 की स्थिति में, वो भी जब बहुत ही विकट हालात हों। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अब ये जो वोटिंग बिहेवियर है, मतदान का जो व्यवहार है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनमें से हमारी ये पूरी सीरीज चलेगी। कुछ लेक्चर इस पर हम लेने वाले हैं। आज बात करते हैं उनमें से एक की, फिर आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप या नेतृत्व।
लीडरशिप की जो क्वालिटी है, ये वोटिंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालने वाला सबसे मजबूत पक्ष है दोस्तों। लेकिन इसके समांतर एक लाइन और भी चलती है, लीडर को अपनी लीडरशिप कमानी पड़ती है। मैं बहुत तीखी बात कह रहा हूं, ये तश्तरी में रखकर नहीं मिलती। उदाहरण लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा है 1945 में। हिरोशिमा नागासाकी पर ट्रूमैन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने परमाणु बम गिरवाए हैं और एक विभीषिका के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। जापान को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मित्र राष्ट्र जीते हैं और उन मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन ये उभर कर आए हैं नायकों के रूप में, विनर्स, जिन्होंने सब विश्व युद्ध जिताया। देखिए, लीडरशिप का फर्क तो पड़ता है। आज भी आप देखिए, जो 2011 का वर्ल्ड कप था, आज भी 50 विज्ञापनों में आपको महेंद्र सिंह धोनी का वो छक्का दिख जाएगा जो उन्होंने जड़ा था और जो उन्होंने पारी खेली थी। यही स्थिति विंस्टन चर्चिल की थी, पर क्योंकि आपातकाल चल रहा था ब्रिटेन में, वॉर चल रही थी, इलेक्शन हाउस ऑफ कॉमन्स के ड्यू थे, नहीं हो पाए। वॉर की बात होते हैं, चर्चिल हीरो हैं ब्रिटेन के, वर्ल्ड के, कंजर्वेटिव पार्टी के, जिसके वो नेता हैं। लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आए, पार्टी पूरी तरह हारी है, लेबर पार्टी जीती है और भारत को आज़ादी मिली है। अब याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल और कंजर्वेटिव पार्टी किसी भी हालत में भारत को आज़ाद करने के मूड में नहीं थी, लेकिन हम आज़ाद हुए। हमारा भाग्य कहिए या हमारे प्रयास कहिए या ब्रिटेन की जनता का अप्रत्यक्ष सहयोग कहिए कि हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले पाए। अब मैं इसको भारत के संदर्भ में लेके आता हूँ। हमारे साथ ये खुशनसीबी रही, इसमें कोई दो राय नहीं, कि आज़ादी के बाद से राज्य स्तर और अन्य स्तरों पर भी, केंद्र स्तर पर भी हमें लीडरशिप विश्वसनीय मिली। जनता को उन पर यकीन था और उसी से मतदान व्यवहार तय होता था। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये जो विश्वसनीयता है कमानी पड़ती है। कहने से लीडर नहीं बनते आप। आपके जो कार्य हैं, आपकी योजनाएं हैं, आपकी नीतियां हैं, उनका क्रियान्वयन है, इससे आपकी साख या क्रेडिबिलिटी बनती है, जो कि फिर आपके ब्याज के रूप में, डिविडेंड के रूप में आपको इलेक्शन में अपने पक्ष में मतदान के रूप में प्राप्त होती है। आप किसी भी चुनाव को उठाकर देखें, चाहे लोकसभा के या विधानसभाओं के, लीडर की जो क्वालिटी है और जनता का उस पर यकीन है, उस पर डिपेंड करता है। ये वोटिंग बिहेवियर का एक मेन एस्पेक्ट है। हम बगैर किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में जाए आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में आप देखेंगे, विभिन्न घटनाओं में आप ये पाएंगे कि लीडर्स ने अपने आप को साबित भी किया और अनेक बार ऐसा भी हुआ, ऐसा हुआ है कि लीडर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं। हुआ है, कारण जनता को यकीन नहीं था, जनता को नहीं लग पाया कि आप उनके विश्वास पर खरे उतर पाए। तो वोटिंग बिहेवियर का जो एक मेजर एस्पेक्ट है, वो नेतृत्व का कौशल और उसका गुण है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इलेक्शन के अंदर जो लीडर उभर कर सामने आ रहा है वो सत्ता में भी हो। चीज पर ध्यान दीजिएगा। भाई, सत्ता में तो प्रधानमंत्री होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कुछ बड़े नेता भी होंगे, सब थोड़ी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके नाम पर मतदान नहीं होता है। बिल्कुल होता है। भाई, यदि ऐसा ना हो तो सरकारें बदलती कैसे हैं?
यही तो कारण है कि आप जो राजनीतिक नेता तो संभाले हुए हैं, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यदि आपके नाम पर सहमति है तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, नहीं है तो इसका मतलब आप पर विश्वास नहीं है, उस दूसरे पर है जो इस वक्त विपक्ष में बैठा हुआ है। तो लीडरशिप जो है ये पॉलिटिकल बिहेवियर का या राजनीतिक व्यवहार का, मतदान व्यवहार का एक बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा बिंदु, राजनीतिक स्थिरता, यह भी काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। जनता बार बार चुनाव नहीं चाहती है क्योंकि ये समय, धन और श्रम तीनों का भयंकर नुकसान करती है। अब आज के हालात देख लीजिए, ऑफिशियल रूप से, औपचारिक रूप से एक चुनाव में कई 100 करोड़ खर्च होते हैं। मैं औपचारिक बात कर रहा हूं, अनौपचारिक तो भूल जाइए। कैसे कैसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जब इलेक्शन का प्रचार होता है, उस समय यदि आप अपने आसपास देखें ना तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि इस देश में ऐसा भी हो रहा है और होता है। यहां पर एक चीज जो बड़ी कॉमन है वो ये, जनता एक स्थिर सरकार चाहती है। अब देखिए, हमारे यहाँ अधिकांश संरचनाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं हो, 5 वर्ष रखा गया है। अब जनता ये चाहती है, जिसको मत दिया है, कि ये अपना कार्यकाल पूरा करे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कई बार देखिए, मध्यावधि चुनाव भी होते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, नए समीकरण बन जाते हैं, एक सरकार गिरती है, नई बनती है, ये होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जनता की इच्छा नहीं होती, ये आपके जनप्रतिनिधियों की इच्छा होती है। जनता ने जिसको मत दे दिया, दे दिया। अब उसका ये दायित्व है कि वो अपना शासन पूरा करे और जनता से जो उसने आश्वासन दिए हैं, वादे किए हैं, उन पर खरा उतरे। यदि कर पाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो अगले चुनाव के अंदर आप फिर इसके प्रतिकूल व्यवहार के लिए तैयार भी रहें। तो ये भी एक वोटिंग बिहेवियर का एक मेजर एस्पेक्ट है, मतदान व्यवहार का, कि जनता एक स्टेबल गवर्नमेंट के संदर्भ में मतदान करती है और फिर वो देखती है कि स्टेबल गवर्नमेंट या स्थिर सरकार देने का सामर्थ्य किसमें है। ध्यान रखिएगा इस बात को बड़े अच्छे तरीके से, हमेशा आपके मन मस्तिष्क में रहनी चाहिए। जनता मूर्ख नहीं होती, वो अच्छी तरह जानती है कि उसके वोट की अहमियत क्या है और स्थिर सरकार कौन दे सकता है, किसमें वो सामर्थ्य है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। 1975 में के बाद 77 में चुनाव होते हैं। आपातकाल की अवधि के दौरान कुछ सख्तियां की गई। 77 में चुनाव होते हैं, जनता पार्टी सत्ता में आती है, जो कि देश में केंद्र स्तर पर बना हुआ पहला गठबंधन सरकार थी। वो दरअसल देश में केंद्र स्तर पर बनी पहली अलायंस गवर्नमेंट थी, जो कि 1.5 साल में गिर गई, 300 से ऊपर सीट होने के बावजूद। ठीक है, जनता ने चुन के भेजा था। 1980 में मध्यावधि चुनाव होते हैं, 1980 के आखिर में, और वही कांग्रेस, वही इंदिरा गांधी जो बुरी तरह परास्त हुई थी, वो फिर सत्ता में आ जाती। आगे चले, 1984 में राजीव गांधी 415 सीट के साथ देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एक युवा नेतृत्व उभर कर सामने आता है और 84 से 89 की जो उनकी अवधि है, उनके जो 5 साल शासन उन्होंने पूरा किया, उस 5 साल की शासन अवधि में कुछ ऐसा हुआ जो जनता को पसंद नहीं आया। देखिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। 89 के अंदर चुनाव होते हैं तो एक नई सरकार सत्ता में आती है, जिसको बोलते हैं संयुक्त मोर्चा सरकार, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। वो भी कई पार्टियों का अलायंस था, लेकिन
उस पर भी 2 गवर्नमेंट बनती हैं, पहली वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल सरकार, और उसके बाद चंद्रशेखर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार। वो भी नहीं चल पाई। करीब मैं समझता हूँ 1.25 साल के आसपास गवर्नमेंट चलती है, 91 के अंदर फिर चुनाव होते हैं, फिर कांग्रेस सत्ता में आती है, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पब्लिक या जनता के पॉलिटिकल बिहेवियर में एक स्टेबिलिटी है। वो इस बात को लेकर है कि वो एक स्थिर सरकार चाहती है, और इस बात को वो भली भांति जानती है कि स्थिरता कैसे आ सकती है और किस पर इस विषय पर लेकर यकीन किया जा सकता है। धन्यवाद।